Assalamualaikum. The topic today we are going to discuss is reflective writing and critical thinking, and I am Mavish Bukhari. So let's start. In reflective writing and critical thinking, we are going to discuss the thinking process, types of thinking, components of critical thinking, reflection. We will see how to define reflection and types of reflection, and then we will discuss the process of reflection and then analyze the role of critical thinking in reflective practice. So first of all, we will see what is thinking. If we use the simple words to describe or to define the thinking, that is the way the brain process, store and use information is called thinking. I hope that's clear to you कि ऐसा तरीका, ठीक है, ऐसा वे जिसमें आपका ब्रेन जो है, ठीक है, वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, हाउ कि एक इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है, ठीक है, देन उसको प्रोसेस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको परसीव करना क्या होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको किस तरीके से मिल रही है, देन आप उसको स्टोर कर लेते हो एज अ मेमोरी, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो कब, जब आपको ज़रूरत होती है। लाइक जब आप अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो आप जो हैं इसको सुन रहे हैं, ठीक है, सुन के आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, और इसको समझ रहे हैं, और फिर आप इसको स्टोर कर लेंगे, और जब आपका टेस्ट लिया जाएगा या आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो आप, या फिर हम नेक्स्ट आके कोई चीज़ डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में ये फ़ौरन जो है वो आ जाएगा, आपके माइंड में ये फ़ौरन जो मेमोरी स्टोर है ये आपको आपके माइंड में आ जाएगी, और आप इस इंफॉर्मेशन को फिर यूज़ करेंगे। और तो ये सारा प्रोसेस जो है ब्रेन का, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थिंकिंग। अगर हम थोड़ी सी स्पेसिफाइड डेफिनेशन देखें तो वो है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड कंसिडरिंग अबाउट समथिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मतलब किसी चीज़ में कोई एविडेंस देखना, कोई रीज़न देखना, और फिर उस चीज़ को कंसीडर करना, मतलब उस चीज़ को सोचना, ठीक है, कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, और ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं थिंकिंग। अब जो थिंकिंग होती है वो आपकी वैलिडेट करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ठीक है, और इनेबल करती है, एक इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज से न्यू नॉलेज क्रिएट करे, ठीक है, और उससे न्यू आइडियाज़ को बिल्ड करे, और उसके जो है उनके दरमियान जो कनेक्शंस है वो बनाए। मतलब अगर आपका कोई नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद आप उस पर कोई न्यू जो है नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स मीन कि आप उन दोनों के बीच में कनेक्शन भी बना रहे हैं। उसके बाद ये एक इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो एक्सप्लोर करे अपनी परसेप्शंस को और पॉसिबिलिटीज़ को, ताकि किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकाला जा सके, या आप कोई न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट कर सकें। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं तो आप जो है एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, दूसरा आप न्यू से न्यू चीज़ जो है उसको इन्वेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग। टाइप्स ऑफ थिंकिंग एक्चुअली क्या होती हैं। अगर हम थिंकिंग को क्लासिफाइड करें तो कुछ हमारे पास टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं, जिनमें आ जाती है परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटिव थिंकिंग, एंड लास्टली क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अगर हम इन सारी थिंकिंग को देखें तो ये सारी थिंकिंग जो है ये हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम इस टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं। आप सब लोग जो हैं वो ये सारी टाइप्स की जो थिंकिंग है वो कर रहे होते हो, लेकिन आपको एक्चुअली उनका नाम नहीं पता। इसलिए जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक किस टाइप की थिंकिंग करते रहे हो। अब हम इनको इंडिविजुअली जो है वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग जो है ये सबसे बेसिक टाइप है थिंकिंग की, ठीक है, और इस टाइप में आपकी आती है परसेप्शन, ठीक है, सिंपलेस्ट है और बेसिक फॉर्म है। किस तरह से, क्योंकि जब आपका जो ब्रेन है, जैसे हमने अभी बात की है डेफिनेशन में कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरह से प्रोसेस करता है, देखें कि आपका ब्रेन जो है वो स्टोर करता है,
ठीक है, आपका ब्रेन जो है एक चीज़ को प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। तो परसेप्चुअल जो है इसीलिए आपकी बेसिक थिंकिंग है कि इसमें आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या अपनी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बारे में सोचते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आपके माइंड में उस लेक्चर को लेकर जो भी परसेप्शन आई थी, जो भी आपके माइंड में चीज़ आई थी कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या हो सकता है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो सकता है, आपके माइंड में एक चीज़ आ कि आपने या तो पहले इसको सुना या आपने इसको पहले नहीं सुना। तो एक बेसिक टाइप ऑफ थिंकिंग जो होती है वो आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, जो इसको हम कंक्रीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी जो परसेप्शन है वो एक्चुअली जो है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट और इवेंट से आती है। एक चीज़ आपके सामने जब प्रेजेंट होती है तो आपके सामने जब उसके बारे में बात की जाती है तो आपके माइंड में वो फ़ौरन आ जाती है। जैसे अभी अगर मैं एक चेयर वर्ड बोलूँगी जो एक कंक्रीट वर्ड है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि चेयर जो है उसकी चार टांगे होती हैं, उसके दो आर्म्स होते हैं, उसका एक स्पोर्ट होती है और एक उसकी सीट होती है और इस तरह एक चेयर बन जाती है। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इसलिए कंक्रीट है। तो जब आपके बारे से एक बात की जाती है जिसको आपने पहले देखा हुआ है तो फ़ौरन आपके माइंड में उसको लेके जो एक इमेज आ जाता है, जो परसेप्शन आ जाती है कि चेयर है, अब हम उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या होगा, ये आपकी आ जाएगी परसेप्चुअल थिंकिंग या कंक्रीट थिंकिंग, क्योंकि ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए आपने परसीव किया कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप उसके बारे में पूरा सोच लिया, तो वो आपके आ जाती है कंक्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब यहाँ से आपको समझ आ रही होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक्चुअली क्या हो सकती है। अगर हम परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग की बात करें तो ये बहुत बेसिक टाइप थी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी जो सुपीरियर होगी ये थोड़ी सी सुपीरियर हो जाती है क्योंकि ये कंक्रीट नहीं रहती, ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों को पता है हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने देखा नहीं होता लेकिन आपके माइंड में सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक स्कीमा बन जाता है कि ये चीज़ शायद इस तरह हो सकती है, ठीक है। अब जन्नत दोज़ख को किसी ने देखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके सामने कोई ये बात करे कि अच्छे काम करेंगे आप जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे, इस तरह की अगर हम बात करें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। आपके माइंड में होगा जो अच्छी जगह होगी वो जन्नत होगी, जो बुरी जगह होगी जहाँ पे आग वगैरह होगी वो दोज़ख होगी, लेकिन आपने एक्चुअली में उसको नहीं देखा हुआ, ये सिर्फ आपने जो है इसको परसीव किया, ठीक है, कि शायद इस तरह हो सकता है। आपके एब्स्ट्रैक्ट में ही आ गया कि शायद ये चीज़ इस तरह हो सकती है, मतलब इसमें कोई आपने कंक्रीट ऑब्जेक्ट नहीं देखा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने कभी ना देखा हो लेकिन आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लो फिर उसके बारे में सोचो, तो दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं और जनरलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, लैंग्वेजेस को, तो ये हमेशा जो है परसेप्चुअल थिंकिंग से थोड़ा सा ऊपर आ जाती है और ये किस में आपको हेल्प आउट करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ये हेल्प आउट करवाती है। जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है, जैसे आप सब लोगों को इसका उर्दू मीनिंग पता है कि रिफ्लेक्शन का जो उर्दू मीनिंग है वो अक्स होता है। दैट्स मीन कि आप अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो सीखते हैं या अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब आप सोचते हैं तो नेक्स्ट आप जो है वो अपनी नेक्स्ट सिचुएशन को उसके साथ रिलेट कर लेते हैं कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब भी ये सिचुएशन वैसे हो सकती है, और आप जल्दी से सोच के एक सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि अगर पिछली दफ़ा हमसे ये मसला हल नहीं हुआ था तो हमारे पास अब भी ये सिचुएशन आ गई, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपकी आ जाती है रिफ्लेक्शन। तो ये जो टाइप होती है इसका एम क्या होता है कि इसने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के जो सिंपल नहीं होते, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको अपना कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ थिंकिंग यूज़ करना पड़ता है, उसको डिफरेंट एंगल से देख के फिर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इवेंट, all relevant experiences to a situation or removing obstacles instead of relating with that experiences or ideas। ठीक है, आपने
ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना होता है, ना कि आपने जो है वो एक आइडिया और एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट कर लेना होता है कि हाँ पिछली दफ़ा हमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी तो इस दफ़ा भी नहीं होगी, ऐसे नहीं करना। बल्कि अगर आपने ये देखना है कि अगर आपसे पिछली दफ़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो इस दफ़ा आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस ऑब्स्टेकल को कैसे रिमूव करना है, और आपने सारे जो रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस उनको रीऑर्गेनाइज करके उस सिचुएशन को रीऑर्गेनाइज करके फिर ऑब्स्टेकल्स रिमूव करनी होती हैं। क्योंकि समटाइम्स आपके साथ सेम सिचुएशन काफ़ी दफ़ा हो चुकी होती है और आपने उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया होता है। फिर आप अगर उनको ऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें उनको, और फिर आप वो सारे सोल्यूशंस देखें तो आप एक ही सोल्यूशन पे मोस्टली पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो अभी जो आप न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो न्यू प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप ऑफ इन दिस टाइप थिंकिंग प्रोसेसेस टेक ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स। आप सारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो उनको लेते हो, फिर अरेंज करते हो उनको लॉजिकल ऑर्डर में कि हाँ पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर इस तरह हुआ था, हमने इसको इस तरीके से जो है वो देखा था और हमसे ये इशू सॉल्व नहीं हुआ था। तो अब आप जब उन सारों को लॉजिकल वे में, ठीक है, ऑर्डर दे लेते हो तो फिर आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आ जाते हो। मतलब जब आपने प्रॉब्लम, अब हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें जो है, हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। किस तरह से कि आप सारे फैक्ट्स को अरेंज करते हो, उनको लॉजिकल ऑर्डर में लेके आते हो कि पहले ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ था, और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्यूरेट सोल्यूशन पे आ जाते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग पे। क्रिएटिव थिंकिंग जो है एक्चुअली ये बहुत क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो सारे ही करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा जो है वो बॉर्न है क्रिएटिव थिंकर है, नहीं, बल्कि आप हर इंडिविजुअल जो है हर फील्ड में क्रिएटिव है, ठीक है। अगर फीमेल्स हैं मोस्टली जो है वो कुकिंग में क्रिएटिव होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं, आजकल तो खैर मेल भी हैं, कुछ लोग जो हैं उनमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, कुछ म्यूज़िक अगर कंपोज करने लगे तो वो उसमें बहुत क्रिएटिव होते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो आपकी किस एबिलिटी पे बेस करती है, किस एबिलिटी के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, एबिलिटी टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, नोवल और अनयूजुअल। न्यू एक होती है कि एक नई चीज़ आ गई, नोवल भी, नोवेलिटी भी हम यही कहते हैं कि वो पहले किसी ने चीज़ ना देखी हो, नोवल है, बिल्कुल यूनिक है। और फिर अनयूजुअल मतलब वो गैर मामूली हो, ठीक है। एक मामूली होता है, गैर मामूली सी चीज़ होती है जो मतलब पहले कभी नहीं हुई होती। तो आप न्यू, इसमें आप क्या करते हो, न्यू रिलेशनशिप्स को देखते हो, एसोसिएशंस को देखते हो, और फिर आप डिस्क्राइब और इंटरप्रेट करते हो, मतलब आप उसको फिर बयान करते हो, नेचर ऑफ थिंग्स, इवेंट एंड सिचुएशंस को। आप न्यू रिलेशनशिप को, एसोसिएशंस को डिस्क्राइब करके तो उनको इंटरप्रेट करते हो, जो नेचर में चीज़ें हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपकी सिचुएशंस हो रही होती हैं। तो इस तरह जो इंडिविजुअल होता है वो अपने खुद से हिमसेल्फ यूजुअली फॉर्मुलेट्स द एविडेंसेस एंड टूल्स फॉर इस सॉल्यूशन। इसमें इंडिविजुअल खुद ही एक चीज़ इन्वेंट करता है, खुद ही एविडेंस फॉर्मुलेट करता है और फिर खुद ही उनके सॉल्यूशंस भी देता है। जैसे आप देखें कि एक साइंटिस्ट अगर एक वो चीज़ इन्वेंट करते हैं तो वो फिर उन चीज़ों का प्रूफ भी देते हैं। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो एक एप्पल जो है वो नीचे गिरा था, ठीक है, नीचे अब गिरा है तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट जो है जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सोचता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है, ठीक है, ये ऊपर भी तो जा सकता था। अब उसने वो एक चीज़ जो है इन्वेंट कर ली, न्यू चीज़ इन्वेंट कर ली। अब उसने एविडेंस फॉर्मुलेट किया। एविडेंस क्या उसने फॉर्मुलेट किया कि ज़मीन में एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को नीचे अपनी तरफ लेके आती है, ठीक है। फिर अब उसने उन चीज़ों के सोल्यूशन दिए, फिर उसने सारा जो है वो कैलकुलेट किया और उसने ग्रेविटी बताई कि जी हमारी अर्थ है उसकी ग्रेविटी इतनी है, इसलिए वो चीज़ों नीचे जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा नीचे लेके आती है। जो हैवी चीज़ें होती हैं वो जल्दी ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जो लाइट चीज़ें होती हैं वो थोड़ा लेट नीचे आती हैं और लेट अट्रैक्ट होती हैं ग्रेविटी की तरफ। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट जैसे पेंटर्स आप कह लें, पेंटर्स जो हैं वो भी तो क्रिएटिव होते हैं। अब स्किनर था एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा था क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है,
द प्रिडिक्शन एंड इन्फरेंसेस फॉर इंडिविजुअल आर न्यू, ओरिजिनल, इंजीनियस एंड अनयूजुअल। जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रिडिक्शंस मतलब आप जो बनाते हैं कि फ्यूचर में इस तरह हो सकता है, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आप फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद इन्फरेंसेस होता है किसी चीज़ का रीज़न, कि ये आप अगर ये यूज़ कर रहे हो तो ये इसका नतीजा ये निकलेगा, इसकी वजह से ये कलर आ रहा है, मतलब रीजंस जो होते हैं आपके। फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, तो क्या करता है ये प्रिडिक्शन और इन्फ्लुएंसेस बनाता है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, रीजंस बनाता है, प्रिडिक्शंस बनाता है जो बिल्कुल न्यू होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, इंजीनियस होती हैं, इंजीनियस मतलब ओरिजिनल जिनमें कोई चीज़ जो है वो कॉपी ना हुई हो, और फिर अनयूजुअल। तो क्रिएटिव थिंकर जो होता है, क्रिएटिव थिंकर क्या होता है, जो न्यू आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है और न्यू ऑब्जर्वेशन बनाता है, न्यू प्रिडिक्शंस बनाता है और न्यू इन्फ्लुएंसेस बनाता है। जैसे कि हमने देखे ऊपर वाले में भी बात की है कि इंडिविजुअल जो है हिमसेल्फ यू फॉर्मुलेट द एविडेंस एंड टूल फॉर सोल्यूशन। तो स्किनर ने भी यही बात की कि क्रिएटिव थिंकर वो होता है जो अपने आइडियाज़ को बनाता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, फिर उनको बनाता है, ऑब्जर्वेशन को बनाता है, प्रेडिक्शंस को बनाता है और न्यू इन्फ्लुएंसेस को, उनके न्यू रीजंस देता है जो पहले किसी ने नहीं सोचे होते, वो रीजंस देता है। ओके, अब इस क्रिएटिव थिंकिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो यही है कि कोग्निटिव बिहेवियर से रिलेटेड होती है और एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, एब्सोल्युटली एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो ये आपके हाथों से, आपके पाँव से नहीं आती, बल्कि आपका दिमाग से आती है। आप दिमाग में ही फ़ौरन सोचते हो, ठीक है। आपका कोग्निटिव बिहेवियर मतलब आपका जो दिमाग से रिलेटेड होता है, फिर आपका जो माइंड है वो प्रोसेस करता है और वो फिर एक न्यू चीज़ जो है उसको जनरेट कर लेता है। फिर दूसरा जो है वो ये है कि यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब हर कोई जो है वो कैपेबल है कि वो क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है किसी ना किसी फील्ड में। ये नहीं है कि कुछ लोगों को तक ये मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर अगर हम देखें थर्ड पे, तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उसमें आप हमेशा न्यू चीज़ों की प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, न्यू अरेंजमेंट्स बनाते हो और बनाते किससे हो, ओल्ड एलिमेंट्स से, ठीक है। अगर हम चौथी चीज़ देखें तो जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसकी सारी डिमेंशंस उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बल्कि उसमें ये नहीं होता कि उसमें आपकी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इन्वॉल्व है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में ये फ़र्क है, आपको वर्ड से भी जाहिर हो रहा होगा। डाइवर्जेंट जो है वो डाइवर्सिटी से आया है और कन्वर्जेंट जो है वो आया है जब आप एक चीज़ को नैरो कर लेते हैं। अब डाइवर्सिटी जो होती है उसका मतलब होता है स्प्रेड। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें आप आगे से आगे सोचते हो, आपकी थिंकिंग की कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट ये होता है कि आपने जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ सोचना होता है, कन्वर्ज करना होता है। तो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो पूरी की पूरी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस करती है, बल्कि वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस नहीं कर रही होती। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें आपका माइंड जो होता है वो उसको कंप्लीट फ्रीडम होती है, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो इधर उधर देखे और न्यू आइडियाज़ को जो है वो क्रिएट करे। उसके बाद अगर हम देखें तो फील्ड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कंप्रीहेंसिव होते हैं और बिल्ड वाइड। कंप्रीहेंसिव मतलब उनमें उनकी सबकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ की, ठीक है, और हर चीज़ जो है वो एक लॉजिकल वे में होती है। तो ये बिल्ड वाइड मतलब वाइडली इनको डिस्क्राइब किया होता है और ये ह्यूमन के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करती है। ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही होती है, किसी एक एस्पेक्ट पे ये बात नहीं करती। उसके बाद हम नेक्स्ट थिंकिंग पे आ जाते हैं, वो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बेसिकली आपने जो आपके क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में फ़र्क ही इतना है कि अगर क्रिएटिव थिंकिंग आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग करती है तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग करती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आप जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाती है। जैसे हम उसमें न्यू चीज़ें और अनयूजुअल चीज़ें देखते हैं और हमारे माइंड जो उसको कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो इधर उधर देखे
तो क्रिटिकल थिंकिंग में भी आपके माइंड को फ्रीडम होती है कि वो कि वो इधर सारी चीज़ों को देखे, लेकिन वो पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर एक न्यू वे में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एक पर्सन को हेल्प करती है, ठीक है, कि वो अपने पर्सनल बिलीव्स को, अपने प्रेजुडिसेस को, अपने ओपिनियंस को साइड पे रख के, ठीक है, फेथ्स और डिस्क्रिमिनेशंस को सॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये अलाउ करती है। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग में आप इस तरह का कुछ नहीं करते, बल्कि आप तो न्यू चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हो, लेकिन इसमें आप अपनी जो बायसनेस है उसको साइड पे रख के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये इसमें आपकी हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और स्किल्स यूज़ होती है ताकि आप एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सको, उसको एनालाइज कर सको, फिर उसको वैल्यूएट करो, फिर उसका इन्फेरेंस दो, ठीक है, उसका रीज़न दो, और फिर आपने जो चीज़ें गैदर की हैं आप उनको एक्सप्लेन करो या फिर आप उनको कम्युनिकेट करो, ठीक है, जिसमें आपका जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिर किस तरह की होगी, अनबायस्ड होगी, मतलब उसमें आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस, आपकी पर्सनल लाइकनेस नहीं होगी, और वो सेल्फ रेगुलेटरी जजमेंट होंगी, ठीक है, और ओवर द ट्रूथ, ठीक है, जो आपकी सेल्फ रेगुलेटरी जजमेंट होगी जो आपने ट्रुथ की बेस पे बनाई होंगी, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ बेसिक बिलीफ सिस्टम, मतलब आपका जो अपना बेसिक बिलीफ सिस्टम है आप उससे भी हट के जो फैक्ट्स होगा उनके ऊपर बात करते हो, और फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किस तरीके से अपनी हायर एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप चीज़ों को प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, वैल्यूएट करते हो, फिर इन्फ्रेंस करते हो, फिर एंड पे उन चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है ये आपका हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस होता है। हायर ऑर्डर, कुछ लोअर ऑर्डर होते हैं, कुछ हायर ऑर्डर होते हैं जिसमें आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो उसमें आपका वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करते हो, जिनमें आपकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन आ जाती है, जब आप एक चीज़ का लॉजिकल वे में कॉन्सेप्ट बनाते हो, फिर उनको इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, सिंथेसाइज करते हो, एवेलुएट करते हो चीज़ों को, ठीक है, कि अच्छा ये चीज़ एविडेंस बनाते हो, एनालाइज करते हो और उनको एवेलुएट करते हो कि एंड पे हमारे पास जो आउटकम है वही निकलेगा। तो आप क्या करते हो कि सब किस लिए करते हो, फॉर अराइविंग एन अनबायस्ड, ठीक है, पर्सनल लाइकनेस से हट के वैलिड एंड रिलायबल जजमेंट ऑफ द गैदर और कम्युनिकेटेड डाटा एज गाइड टू वंस बिलीव एंड एक्शन। जब आपने लोगों को गाइड करना होता है, उनके बिलीव्स एंड एक्शंस को गाइड करना होता है, तो आप एक वैलिड, रिलायबल, अनबायस्ड जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको लोगों को प्रोवाइड करते हो ताकि वो अपने बिलीव्स और एक्शंस को लेके गाइड कर सको। ये सारी चीज़ें आप किससे करते हो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन से, इंटरप्रिटेशन से, एनालिसिस से, सिंथेसिस से और एवेलुएशन से। ये सारी चीज़ें आप, ये सारे प्रोसेस आप स्किल्स जो हैं वो यूज़ करते हो ताकि आप एक इंडिविजुअल को एक गाइड प्रोवाइड कर सको उसके बिलीव्स और उसके एक्शन की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटिव थिंकिंग। आई होप आपको पिछले सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो आपकी। अब हम आते हैं नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग या एसोसिएटिव थिंकिंग की। तो ये जो है बहुत कॉमन थिंकिंग है, ठीक है, एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए ख़ास तौर पे जो फ्री रहता है, जो जिसके पास अभी कोई काम नहीं होता या काम भी हो तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ लोग ये थिंकिंग करते हैं, जिसमें आप लोग जो हैं वो ऐसी थिंकिंग करते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एमलेस होती है, ठीक है, उसको कोई पर्पस नहीं होता। आप बैठे हैं और आप अपनी ही दुनिया में चले गए हो, आपका जो रियलिटी के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, ख्याली पुलाव पका रहे होते हो, तो आप अपनी एक विशफुल थिंकिंग कर रहे होते हो, उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और ये आपको रियलिटी से थोड़ा सा दूर भी कर देता है। कुछ लोग अपनी एंजाइटी रिलीज़ करने के लिए एसोसिएटिव थिंकिंग या नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग कर रहे होते हैं कि वो ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो उनको थोड़ी देर के लिए एंजाइटी से या स्ट्रेस से दूर कर देती है, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो है इसमें जो इंडिविजुअल हैं वो अपने आप को नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग के साथ इंगेज कर लेते हैं। इसमें आप
क्या करते हो, इट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू डे ड्रीमिंग एंड अदर फ्री फ्लोइंग अनकंट्रोल एक्टिविटीज। साइकोलॉजिकली दीज फॉर्म्स ऑफ थॉट्स आर टर्म्स एज एसोसिएटिव। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इनको हम एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे डे ड्रीमिंग, फैंटेसी, डिल्यूजन्स, ये सारी जो हैं आपकी इस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। विड्रॉल बिहेवियर में फॉल करती है, जिसमें आप अपनी रियलिटी के साथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो ये एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट करती है कि वो रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर हो जाए और अपनी थिंकिंग को जो है वो नॉन डायरेक्टेड वे में ले जाए, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से अनकनेक्ट हो जाए, ताकि वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सके। थिंकिंग जो होती है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस में आपका जो बेसिक जो आपका स्टेप होता है या एस्पेक्ट होता है वो आपका थिंकिंग ही होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप थिंकिंग नहीं करते आप लर्निंग नहीं कर सकते। आवर एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स डिपेंड अपॉन आवर एबिलिटी टू थिंक करेक्टली। जितना आप अच्छे तरीके से लॉजिकल वे में सोचते हैं, आपकी लर्निंग जो होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो या दूसरी एबिलिटीज़ टू लर्न, वो सारी जो है वो इस चीज़ पे बेस करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। और ये हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करती है, एडजस्टमेंट में, ठीक है, हमारी एडजस्टमेंट में, और हमें सक्सेसफुल लिविंग गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। एक आदमी जो डिस्टिंक्टली मतलब हर लिहाज से कंस्ट्रक्टिवली लॉजिक वे में केयरफुली थिंक करता है, वो एक सोसाइटी के लिए भी वर्ती होता है, ठीक है। अगर कुछ लोग जो नॉन डायरेक्टेड सी थिंकिंग करते हैं और अपनी ही रियलिटी में रहते हैं और वो चीज़ों को उस तरह देखते ही नहीं है जिस तरह वो चीज़ें होती हैं, तो वो सारे सोसाइटी के लिए हार्म होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्रिमिनल होता है और एक ऐसा इंसान जो क्राइम नहीं करता, उन दोनों की थिंकिंग में यही डिफरेंस होता है कि वो एक जो क्रिमिनल होता है वो चीज़ों को नेगेटिवली देखता है, इसलिए वो ऐसे काम करता है जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं, वो क्योंकि वो मानता नहीं है उन चीज़ों को। लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली देखेगा और अच्छे तरीके से देखेगा, और वही जो है वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल भी होगा। हर पर्सन जो होता है वो बॉर्न थिंकर नहीं होता, ठीक है। हर एक को जो है वो नॉलेज जो है उसको गेन करना पड़ता है और अपनी प्रॉपर थिंकिंग में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि वो यूनिकली भी सोच सके और अच्छे तरीके से भी सोच सके। अब एक आइडियल थिंकर जो होता है वो उसकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। एक आइडियल थिंकर जो होता है वो हैबिचुअली इनक्विजिटिव होता है, ठीक है। मतलब वो उसको आदत होती है कि न्यू से अगर उसको कोई चीज़ मिलती है, अगर उससे कोई बात कर रहा होता है, तो वो वो उसको हैबिट होती है कि वो सोचने लग जाता है, उस पर सोचने लगता है हाँ ये चीज़ है तो है क्यों, अगर वो है तो हम इसको किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से यूज़ नहीं करें, और हमें किस तरह से यूज़ करनी चाहिए। मतलब हैबिचुअल होता है, वो सोचने के लिए हैबिचुअल होता है, ऐसे नहीं करता कि किसी चीज़ को इग्नोर करता है, हर एस्पेक्ट के बारे में सोचता है। वेल इन्फॉर्म्ड होता है। ऑफ कोर्स अगर एक बंदा जो है वो डिफरेंट चीज़ें सोचता है, दैट्स मीन वो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा है, वो डिफरेंट साइट्स पे जाके देखेगा ये चीज़ क्या है, कैसे है, वो उनके बारे में सर्च करेगा, तो उसको हर चीज़ के बारे में पता होगा। ओपन माइंडेड होगा, क्लोज माइंडेड नहीं होगा, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेगा, नेगेटिवली नहीं देखेगा, बल्कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। फ्लेक्सिबल होगा, रिजिड नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज़ उसके बिलीव्स के अगेंस्ट है तो ये नहीं होगा कि वो अगर उसके बिलीव्स के अगेंस्ट है तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे, बल्कि अगर वो बिलीव के अगेंस्ट भी है लेकिन वो फैक्चुअल है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर फेयर माइंड होगा वैल्यूएशन में, जब इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करेगा तो फेयर माइंड होगा। फिर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और प्रेजुडाइज, अपने जो उसके प्रिंसिपल्स और अपने जो उसके बायस हैं, पर्सनल लाइकनेस है, उससे फ्री होकर सोचेगा। ऑनेस्ट होगा कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करने में, जैसे हमने पहले बात की है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बिलीव्स के अगेंस्ट भी है तो वो फिर भी उनके बारे में सोचेगा, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गेन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर एक क्रिश्चियन पर्सन है, ठीक है, अगर उसको उस पर्सन को, ठीक है, अपने रिलीजन में कोई चीज़ जो है वो लगता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है, वो अपने अलावा दूसरे रिलीजन्स को भी देखता है
कि क्या इसमें इस तरह है। अगर किसी दूसरे रिलीजन में वो बात जो है वो ठीक होती है तो वो ये नहीं करता कि मेरे रिलीजन में ये बात ठीक नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर उसका माइंड और उसके जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो इस चीज़ को वैलिडेट कर रही हैं कि जो वो बात है वो ठीक है और जो उसके अपने रिलीजन में ये चीज़ है वो ठीक नहीं है, तो वो ऑनेस्ट होगा इंफॉर्मेशन से, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सीख करने में कि हाँ ये चीज़ अगर वैलिड है, लॉजिकल है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इधर लेके आना चाहिए। और आप देखें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इसी तरीके से सॉल्व हो भी जाती हैं। जब आप इंफॉर्मेशन सीख करने में ऑनेस्ट होते हो तो आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं अगर वो एविडेंट होंगी तो। फिर एक स्किल्ड पर्सन जो होता है वो अपनी इनएबिलिटीज़ को यूज़ करता है कि प्रॉपरली यूज़ करता है। इंटरप्रिटेशंस को भी, इंटरप्रिटेशंस मतलब कि आप ऑनेस्टली चीज़ों को बयान करते हो। एनालाइज भी मतलब लॉजिकल वे में अगर हम लेके जाना चाहते हैं चीज़ों को तो फिर भी वो उनको ठीक तरीके से एनालाइज करेगा, फिर उससे जो सिंथेसिस करेगा उस इंफॉर्मेशन से जो वो चीज़ बनाएगा वो भी वो अपनी प्रॉपरली बनाएगा, फैक्ट बेस बनाएगा। वैल्यूएशन भी फिर फैक्चुअल बेस होगी और फिर इन सारी चीज़ों पर वो कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये सारी जो स्किल्स हैं उसमें होंगी आइडियल थिंकर में। फिर मेथड्स हैं कुछ कि थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो एडवोकेट होना चाहिए। मतलब अच्छा आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, उसके बगैर आप अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते। वो तो फिर जो आप थिंकिंग करेंगे वो बेसलेस होगी और उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई वो लॉजिकल नहीं होगी अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर आपके पास मोटिवेशन और डेफिनेटनेस ऑफ एम होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास एक डेफिनेट एम होना चाहिए और आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने अपने अच्छे वे में किस तरह सोचना है। फिर आपके पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और आपका माइंड आपको फ्रीडम दे रहा है, मतलब आपका ओपन माइंड है, तो फिर आप जो है वो थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। इंक्यूबेशन आ जाती है आपके पास, फिर इंटेलिजेंस एंड विजडम आ जाती है कि आप जो है वो कितना इंटेलिजेंटली चीज़ों को देख रहे हो और कितना पॉजिटिवली चीज़ों को देख रहे हो। फिर आपके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा डेवलप होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने अपना एक गलत कॉन्सेप्ट बना लिया, बल्कि आप उसको दूसरे लोगों से भी पूछें कि क्या ये चीज़ ऐसे ही है और फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। फिर रीजनिंग प्रोसेस जो है वो आपका एडवोकेट होना चाहिए। रीजनिंग प्रोसेस जो है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो आपकी वो ये होती है कि जब आप चीज़ों को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेके आते हो, ठीक है, तो वो आप डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो तो कम कर रहे होते हो। और जब आपने इंडक्टिव रीजनिंग करनी होती है तो आप चीज़ों को स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ, जनरल की तरफ लेके जाते हो। तो एडवोकेसी ऑफ रीजनिंग प्रोसेस होना चाहिए कि आपने किस चीज़ की पे जो थिंकिंग करनी है वो डिडक्टिव करनी है और किस चीज़ पे जो थिंकिंग करनी है वो इंडक्टिव करनी है। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, तो आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।